नमस्कार। आज एक बार फिर मैं बीएससी पार्ट 1 के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर प्रज्ञा टाँक, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का फर्स्ट लेक्चर आज हम शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के टॉपिक में जिन जिन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। दूसरा पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का डिटर्मिनेशन, कि इसको निर्धारण करने की विधियाँ कौन सी होती है। तीसरा रहेगा ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, अर्थात आवर्त सारणी में इनकी प्रवृत्ति, जो तत्व होते हैं उनकी प्रवृत्ति किस प्रकार से बढ़ती या घटती है, और साथ में ही कौन कौन से अपवाद होते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स कौन कौन से हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट करने वाले, और रासायनिक व्यवहार पर इनका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो इनमें से कुछ टॉपिक्स हम आज पार्ट 1 जो लेक्चर है उसमें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन बंधुता का। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है इसको समझने के साथ। इलेक्ट्रॉन बंधुता हम समझते हैं, उससे पहले हम एक बार वो याद करते हैं कि हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल हमने जब स्टडी किया था, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव है वो ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि किसी भी आइसोलेटेड गैसीय एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। कि आयनाइजेशन पोटेंशियल में हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। तो इसके बिल्कुल विपरीत होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी गैसीय विलिखित परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर मुक्त होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसमें हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉन बंधुता वो है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं। तो अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता वह मात्रा है जो किसी गैसीय विलिखित परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर मुक्त होती है। यहाँ पर जिस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल IP1, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल IP2 आदि के बारे में हम बात करते हैं, वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के प्रथम, दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन्स को हम जब ऐड करते हैं उसी प्रकार से हम प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो EA1, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक के जोड़ने के बाद द्वितीय इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो EA2 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2, और तीसरा जोड़ेंगे EA3 एंड सो ऑन आदि द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के संदर्भ में, इलेक्ट्रॉन बंधुता के संदर्भ में यहाँ पर यह है कि हम आयनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो ऊर्जा का अवशोषण होता था। यहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण होता है, परंतु इसके बिल्कुल विपरीत इलेक्ट्रॉन बंधुता में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एक उदासीन परमाणु में पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ने में तो ऊर्जा मुक्त होती है, परंतु दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने में ऊर्जा का अवशोषण होता है। जैसे कि इस रिएक्शन से हम दोबारा समझ सकते हैं कि गैसीय परमाणु है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ा है तो हमारे पास में क्या हो रहा है, अनायन बना है और साथ में ही ऊर्जा रिलीज हुई है, एनर्जी हैज़ बीन रिलीज्ड, ऊर्जा मुक्त हुई है और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। परंतु जब हम एक अनायन में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ने की कोशिश करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ा तो हमारे पास में EA1 आया, तब इसी के अंदर X- जो हमारे पास में अनायन है X-, इसी में हम एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं इसी सीरीज़ में, तो हमारे पास में X2- जो हमारे पास में नया अनायन जो बनेगा उसमें ऊर्जा रिलीज होने की बजाय हमारे पास में ऊर्जा का अवशोषण होगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिवली चार्ज है। इस नेगेटिवली चार्ज के अंदर ही अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे
तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और अर्थात उसको प्रतिकर्षित करेगा, और इस प्रतिकर्षण के कारण ही ऊर्जा मुक्त होने के स्थान पर अवशोषित होगी। तो ये हमारे पास में पहले जब हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ऊर्जा मुक्त होती है, परंतु दूसरा जब हम इसी कंटिन्यूएशन में हम जब अनायन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो फर्स्ट इज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन सॉरी। पहला आपका जब ऊर्जा मुक्त होती है तब आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जब ऊर्जा का अवशोषण है तो आपका ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये पॉइंट बहुत ध्यान देने के लिए है, और आगे और हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता के निर्धारण की विधियाँ। इलेक्ट्रॉन बंधुता के जो मान होते हैं उनको हम किसी भी डायरेक्ट मेथड के द्वारा ज्ञात करना कठिन है थोड़ा सा, तो हम इसे एक इनडायरेक्ट मेथड की सहायता से लेते हैं, जो हमने दूसरे वैल्यूज़ की सहायता से हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के कैलकुलेशंस किए हैं, बजाय कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डायरेक्टली निकालने की बजाय। तो हमने वो जो यहाँ पे हमने काम लिया है बॉन हेबर साइकिल। यहाँ पे बॉन हेबर साइकिल जो है वो हमने यहाँ पर काम लिया है। बॉन हेबर साइकिल जो है वो असल में क्या है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के बनने की ऊर्जा जो होती है वो उसके तत्वों के आयनन विभव, उसकी इलेक्ट्रॉन बद्धता, उसके वाष्पन, उसकी वियोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा में संबंध बतलाने वाला एक थर्मोडायनामिक साइकिल होता है। और ये जो साइकिल है वो ये कहता है कि अभिक्रिया चाहे किसी भी पद द्वारा संपन्न होती हो, परंतु पूरे चक्रीय पथ में कुल ऊर्जा परिवर्तन सदैव शून्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से यहाँ समझाया गया है कि NaCl यहाँ पे जो NaCl बना है सोडियम क्लोराइड, हमने दो तरीक़ों से बनाया है। एक हमने उसके एलिमेंट से बनाया है सोडियम प्लस हाफ Cl2 गैसियस जो उसके एलिमेंट्स हैं उनसे हमने बनाया, तो हमारे पास में क्या निकली है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि जब ऊर्जा मुक्त होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हम उस एनर्जी को हम नेगेटिव टर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी ऊर्जा का अवशोषण होगा, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ऊर्जा का अवशोषण होगा तो प्लस में हम रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी ऊर्जा मुक्त होगी तो हम नेगेटिव फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की जैसे ही हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम नेगेटिव फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो हम इसको प्लस फॉर्म में प्लस नोटेशन के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे बॉन हेबर साइकिल की तरफ। पहला हमारे पास में जो एक रिएक्शन था NaCl बनाने का, Na प्लस Cl गिविंग यू NaCl, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है यहाँ पे -411 किलो जूल्स है। अब इन्होंने कहा है बॉन हेबर के साइकिल की सहायता से हम ये क्या कहते हैं कि ये जो NaCl बना है ये एक सिंगल स्टेप की जगह अगर हमारे पास में मल्टी स्टेप में मल्टी स्टेप में बनता तो भी इसका जो मान है वो इस हीट ऑफ फॉर्मेशन के मान के बराबर ही आना चाहिए था। जैसे हम सोडियम को हम पहले सब्लाइम करके सोडियम सॉलिड जो है वो पहले सब्लिमेशन एनर्जी के फॉर्म में पहले गैसियस स्टेट में आता, फिर उसके बाद में इसका कटायन बनता आयनाइजेशन पोटेंशियल की सहायता से। ऐसे ही हाफ Cl2 जो गैसेस है वो पहले डिसोसिएट होता, Cl फॉर्म में बनता उसका, उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से ये अनायन फॉर्म में बनता, फिर ये कटायन और ये अनायन सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों मिलके लटाइस एनर्जी के सहायता से ये NaCl का एक क्रिस्टल बनाते। तो बॉन हेबर साइकिल ये कहती है कि आप चाहे इस विधि से बनाएं चाहे आप इस विधि से बनाएं, चाहे आप हीट ऑफ फॉर्मेशन
की विधि से बनाते हैं इसको, या आप इसको ये जो बाकी का जो पूरा चक्र है इसकी सहायता से आप बनाते हैं तो मान बराबर आएगा। जैसे कि हमारा जो इक्वेशन है, अगर हम इसी चीज़ को हम इक्वेशन के संदर्भ में समझते हैं तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगा वो इस तरह से आएगा, -HF इक्वल्स टू S प्लस I प्लस D/2 -E -U। यहाँ देखिएगा जहाँ जहाँ एनर्जी रिलीज हुई है वहाँ नेगेटिव नोटेशंस हैं, माइनस साइन है, और जहाँ जहाँ ऊर्जा का अवशोषण हुआ है वहाँ प्लस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे S सब्लिमेशन एनर्जी है, I आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, D डिसोसिएशन एनर्जी है, E इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, U लैटिस एनर्जी है, और ΔHF हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो इसकी सहायता से हम जब इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारा ये मान, पूरा जो साइकिल का जो मान है उसका मान 0 होगा, और इसकी सहायता से हम बाकी सारे अगर मान हमारे पास में अवेलेबल हैं तो हम E का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं E इक्वल्स टू S प्लस आई इक्वल्स टू S प्लस आई प्लस D/2 -U प्लस ΔHF। ये जो इक्वेशन को रीअरेंज किया है उसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मान निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड ना होते हुए भी हमारे पास एक इनडायरेक्ट मेथड से हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के मान का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। सबसे पहला कारक हमारे पास में है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज, कि किसी भी तत्व का परमाणुवीय आकार जितना अधिक होगा इसका मतलब जुड़ने वाला जो नया इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के नाभिक से उतना ही दूर होगा, अतः इस इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिकीय आकर्षण कम होगा। क्योंकि नाभिकीय आकर्षण कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाएगा, एनर्जी कम रिलीज होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितना बड़ा साइज है इतनी कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, दैट इज साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश। किसी भी परमाणु के नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होता है बाह्य इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बल भी उतना ही अधिक होगा, फलतः अधिक ऊर्जा मुक्त होगी और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक हो जाएगा, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तीसरा पॉइंट है हमारे पास में स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है हम पढ़ चुके हैं कई बार। वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस और जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में जो उपस्थित हैं अन्य कोशों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो नाभिकीय आकर्षण जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फील करता है उसको स्क्रीन करते हैं, तो हम इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी यदि जिस इलेक्ट्रॉन को आप जिस एलिमेंट में आप नया इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, यदि उस परमाणु के भीतर n-1 और n-2 कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे तो बाह्य इलेक्ट्रॉन का नाभिकीय आकर्षण के प्रति परिरक्षण करेंगे, अर्थात तो जितना ज़्यादा n-1 और n-2 कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज़्यादा परिरक्षण प्रभाव रहेगा और नाभिकीय आकर्षण कम हो जाएगा, फलतः इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम हो जाएगा। Therefore, the value of electron affinity decreases with increasing screening effect of n-1 and n-2 electrons। कि जितना ज़्यादा n-1 n-2 इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मान कम हो जाएगा। चौथा पॉइंट है हमारे पास परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास, हाँ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास में किन केसेस में होता है, जब हमारे पास में कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हों या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हों।
तो यदि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कोश में यदि हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड या NH2 NP6 की अवस्था अगर होती हो तो उसमें नया इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर तत्व का स्थायित्व क्योंकि कम हो जाएगा। अगर हम नया इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसके पास में है और हम उसमें एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको स्टेबिलिटी से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे केस में या तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मान कम होता है और कई बार तो एनर्जी रिलीज होने की जगह एनर्जी अब्जॉर्ब होती है कि हमें उसमें ज़बरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है कि अर्थात हमें ऊर्जा देनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को उस एलिमेंट में उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ऐड करने के लिए। तो एनर्जी रिलीज होने की जगह ऊर्जा का अवशोषण होता है। आज के लिए हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के पार्ट 1 में हम इतने ही टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के पार्ट 2 के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।